डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, जो 130वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इस एक्ट को पास होने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या कोई भी मंत्री है, अगर किसी भी आपराधिक मामले में अगर उसको 5 साल या उससे ऊपर की सजा होने की संभावना है और लगातार 30 दिनों तक वो जेल के अंदर रहता है और उस दौरान उसे बेल नहीं मिलता है, तो ऐसे आपके मंत्री को या आपके प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आपका प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये पारित हो जाता है तो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको सुधारने में काफ़ी हद तक ये आपका कारगर सिद्ध हो सकता है। तो ये एक बार डिस्कस किया जाए। अभी हाल फिलहाल में हमारे गृह मंत्री इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किए। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, विपक्ष ने इस विधेयक को उनके सामने फाड़ के फेंक दिया और ऐसे विधेयक का वो पूर्ण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के विधेयकों से विपक्ष को ही टारगेट किया जाएगा। शासन दल जो रूलिंग पार्टी है, ये टारगेट करेगा अपोजिशन पार्टी को, और खासकर जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स और वहाँ के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस वजह से ये विधेयक काफ़ी आपके विवादास्पद रूप ले रहा है। लेकिन पहले इसके प्रबंध समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर संभावनाएं हैं। देखिए क्या क्या बातें हैं। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक होगा और पारित हो जाएगा तो 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आपका आएगा। 106 तक तो हमारे यहाँ पे हो चुका है। लेकिन इस जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसको संयुक्त संसदीय समिति को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा दोनों को भेज दिया गया है। बिल क्या करना चाहता है? बिल अनुच्छेद 75, संविधान का अनुच्छेद 75, संविधान का अनुच्छेद 164 और 239 क इसमें संशोधन करने का प्रयास कर रहा है। अनुच्छेद 75 में पहले भी संशोधन हो चुका है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से आपका उसमें परिवर्तन किया गया है। आप देखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने आपके क्या किया है, आर्टिकल 75 में परिवर्तन किया है। 2 प्रमुख अनुच्छेद जोड़े हैं, 75(1) क और 75(1) ख, 75(1)(a), 75(1)(b। और ये दल बदल अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आपका है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता, और कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा में या राज्य विधानसभा में लोकसभा के कुल बहुमत के कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये प्रबंध तो आपका पहले संशोधन किया गया 75 के अंदर, और 239AA नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से संबंधित आपका है। तो इन अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 75 और 164, ये आपका पॉइंट है। अब क्या करना चाह रहा है ये विधेयक? ये विधेयक अगर आप देखिएगा तो बिल इंट्रोड्यूसेज अ मैकेनिज्म टू रिमूव मिनिस्टर्स हु आर इन जेल फॉर सीरियस ऑफेंसेज। ये बिल व्यवस्था कर रहा है कि जो भी मंत्री कोई आपके जघन्य अपराध में किसी का नाम आता है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और इसमें क्या प्रबंध है? इफ अ मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड हेल्ड इन कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ 5 years और मोर इम्प्रिजनमेंट, दे विल लूज देयर पोजीशन। अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल के अंदर है और उस दौरान उसको बेल नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अपना पद खो देगा। ये बात आपका बोला जा रहा है। दूसरा बात ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा मंत्री है तो इसको हटाने का सलाह मुख्यमंत्री राज्यपाल को देंगे 31वें दिन, और आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। अगर सलाह नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पद रिक्त हो जाएगा। ये अगर प्रधानमंत्री इस मामले में अगर आपके आते हैं, किसी ऐसे आपके जेल में हैं जिसके अंदर 30 दिनों तक उनको बेल नहीं मिलता है, किसी कारण
किसी अपराध के अंदर, तो उस 30 दिनों के अंतर्गत वो अपना त्यागपत्र दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति उनका पद रिक्त मान लेगा। अब ये जो बात आपका है कि अगर कोई सलाह नहीं दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पद आपका खाली हो जाएगा। इसमें यह भी प्रबंध है कि अगर आपको यहां जेल से रिहाई मिल जाती है और जेल से रिहाई अगर आपको मिल जा रही है तो आपको वापस मंत्री बनाया जा सकता है, वापस आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी आपके पद हैं वो पा सकते हैं। प्रबंध बड़ा आपके सरल है, हालांकि इसमें अभी पूर्ण रूप से ये आपका जो मूल विधेयक है जो प्रस्तुत किया गया है वो आपका है, इसमें भी वही सारी बातें लिखी गई, सरल करके आपको बताया गया है। तो ये बात आपका है, जैसे इसमें 75 अनुच्छेद में संशोधन किया जा रहा है, 164 में संशोधन किया जा रहा है, 239 क में संशोधन किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या बताया गया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन जो बताया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो मंत्रियों का चरित्र होना चाहिए, मंत्रियों का कार्यकाल होना चाहिए, वो बिना किसी एक तरह से शक के दायरे के बाहर होना चाहिए, कोई उसमें शक या शुबा नहीं होना चाहिए, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे आपके सांसदों का। ये बात आपका बोला जा रहा है। ये भी आपका बोला जा रहा है कि कोई भी मंत्री अगर उसके विरोध में कोई जघन्य अपराध आपका है तो वो आपके संवैधानिक नैतिकता के अधिकार, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार, सुशासन के अनुसार वो अपना त्यागपत्र दे दे। क्योंकि अगर वो अपने पद पे बना रहता है तो पद पे बने रहेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जो भी आपके जांच पड़ताल है उसको गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, सुशासन के नाम पे, संवैधानिक नैतिकता के नाम पे आपको दे देना चाहिए। ये पॉइंट आपका है। और कोई ऐसा संविधान में प्रबंध भी नहीं है जिसके अंतर्गत अगर किसी मंत्री को हिरासत में लिया जा रहा है तो वो त्यागपत्र आपका दे। इस वजह से भी इसको ले आने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये इसका लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि कोई भी ऐसा मंत्री जिसके विरोध में जघन्य अपराध का मामला दर्ज हो रहा है तो उसको हर हाल में त्यागपत्र दे देना चाहिए, सुशासन और संवैधानिक नैतिकता के आधार पे। दूसरा, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, इनका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना हो, किसी तरह का सस्पिशन ना हो। ये तो आपके मेजर पॉइंट्स हैं जो बिल में दिए गए हैं। अब इसमें विवाद किस बातों पे आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह के विवाद आपको देखने को मिल रहा है? अपोजिशन कह रहा है कि इस बिल का दुरुपयोग किया जाएगा और जहां पे भी रूलिंग पार्टी हैं अपोजिशन के, वहां पे उनके मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जाएगा। क्योंकि इस बिल में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है कि जो आपका यहां पे बेल मिलेगा वो किस अथॉरिटी के समकक्ष, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने समय में सारा निर्णय आएगा, न्यायाधीश कितने समय में निर्णय देंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का इंटरव्यू भी हुआ, उसमें उन्होंने बोला है कि हमारे न्यायालय एकदम स्वतंत्र हैं और किसी दबाव में काम नहीं करते। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि किसी भी मंत्री को जिसको बेल मिलना है उसको बेल न्यायालय दे ही देगी। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दबाव में ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह के हमारी न्यायपालिका काम करती है और जिस तरह के हमारे लिटिगेशन के प्रोसेस हैं उसमें देरी होने की संभावना आपकी है। दूसरा, इसमें समस्या क्या आ रहा है? दूसरा, पहला जो समस्याएं इसमें आ रही हैं उनको एक बार हम लोग देख लें। जैसे समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, अगर आप इसमें देखिएगा इस बिल को लेके, समस्याएं ये आ रही हैं कि ये हमारे यहाँ पे आपके ये जो सिद्धांत है कि अ पर्सन बी ट्रीटेड इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, टिल प्रूव्ड गिल्टी, किसी व्यक्ति को हम पूरी तरह से आपके इनोसेंट मानेंगे, मतलब उसको किसी तरह का अपराधी नहीं मानेंगे जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो रहा। इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जैसे ही आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी और आपको एक तरह से FIR दर्ज होगा और हिरासत में लिया जाएगा, 30 दिनों के अंदर अगर आपको बेल नहीं मिलता है और वो
आपको जिसमें जेल किया गया है वो अपराध ऐसा है जिसको 5 साल या 5 साल से ज्यादा का दंड मिल सकता है, तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे आपके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिसके अंदर लिटिगेशन में डिले हो जाए। ये तो जब ये बिल आपका जमीनी स्तर पे काम करेगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि और डिटेल इस बिल के अंदर नहीं दिया गया है। कौन सा आपका बॉडी इसमें इस मामलों को देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीधे मामला जाएगा कि आपके हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जितने भी एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड मैटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते ही नहीं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सीधे सीधे आपके हाई कोर्ट में जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला जाएगा तो पॉसिबिलिटी दबाव की और ज्यादा होती है, पॉलिटिसाइजेशन की और ज्यादा होती है। हाई कोर्ट में मामला जाता है तो थोड़ा और ज्यादा स्वतंत्रता बढ़ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी तरह से हमारे न्यायालय को स्वतंत्र माना जा सकता है। तो ये देखना होगा कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर क्या तय होता है कि बिल के अंदर जो आपके किसी ऐसे मंत्री को हटाया जाएगा तो उसमें पहली बार में उसका अपील कहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है कि हाई कोर्ट में जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नॉर्मली इट शुड गो इन हाई कोर्ट, क्योंकि ऐसे मामले हमारे मूल क्षेत्राधिकार आपके हाई कोर्ट के पास ही है, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, तो हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो बहुत ज्यादा माना जा सकता है कि वहां पे स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, न्यायालय स्वतंत्र होकर अपना निर्णय दे सकते हैं और किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। दूसरा अपोजिशन पार्टी का ये लांछन है कि इसमें जो भी हमारे मंत्री हैं जो कि डिसेंट कर रहे हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं जो कि केंद्र सरकार की बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, ऐसे मंत्रियों को भी टारगेट किया जा सकता है। जैसे इसका और हमारे जो अमित शाह जी का जो होम मिनिस्टर, उनका कहना था कि ये हमारे देश के नैतिकता के विरोध में है, और खासकर उन्होंने दिल्ली के जो एक्स आपके मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको टारगेट करते हुए कहा कि कोई ऐसा आपका चीफ मिनिस्टर जो जेल के अंदर बैठ के आपका सारा शासन करे वो ठीक नहीं है देश के लिए। आप क्या चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जाके जेल में आपके मुख्यमंत्री से सलाह ले और उनसे आदेश ले, या डीजीपी जाए और मुख्यमंत्री से मिले, या केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी जाके आपके प्रधानमंत्री से सलाह ले जेल के अंदर कि कैसे काम करना है, तो ये देश के लिए शोभा नहीं देता, ये उनका कहना था। तो इससे ये तो फायदा जरूर होगा कि हमारे देश में कुछ सुधार होने की पॉसिबिलिटी है, जो आपके पॉलिटिकल करप्शन है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन एक डर तो जरूर बना हुआ है कि पहला क्या है, पहला इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, इसका वायलेशन हो सकता है। दूसरा आपका क्या इसमें वायलेशन है कि इसमें अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया जा सकता है, और तीसरा इसमें जो चैलेंज आपका देखने को मिल रहा है वो लिटिगेशन डिले हो सकता है। लिटिगेशन में बहुत ज्यादा डिले होने की संभावना रहेगी। चौथा ये भी समस्या है कि कहीं ना कहीं इसमें मिसयूज ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ एजेंसीज है, ईडी का या सीबीआई का, इनका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इन आपके संस्थाओं के माध्यम से किसी को अरेस्ट करवाया जा सकता है। तो ये सब जैसे पीएमएलए एक्ट है, प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंदर आपका ईडी का काफी यूज हो जाता है। तो इस आपके देखने को मिलेगा कि इस तरह से आपके इन संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 14, 21 का भी उल्लंघन आपका देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, ये सब बातें आपका है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम आपका ये भी है कि क्या ये बिल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज तो नहीं कर रहा है, क्या ये बिल हमारे एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के स्क्रूटनी को स्टैंड कर पाएगा, ये भी एक चुनौती है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट इसको कह रहा है कि ये हमारे देश में गुड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करेगा। दूसरा ये भी कह रहा है कि इससे हमारे देश में जो पॉलिटिकल करप्शन है ये भी मिनिमाइज होने की पॉसिबिलिटी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये सब कम होने की संभावना रहेगी।
तीसरा वो ये भी कह रहा है कि ये हमारे संवैधानिक नैतिकता का मामला है और संवैधानिक नैतिकता को रखने के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी एक आपकी जरूर है। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा मंत्री पाया जाता है तो उसको 30 दिनों के बाद हटा दिया जाएगा और 30 दिनों के बाद अगर वापस उसको कोर्ट छोड़ देता है, बेल दे देता है, रिहा कर देता है, तो वो वापस आके आपके अपने मंत्री पद को ग्रहण कर सकता है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो अपना पद छोड़ता है और उसकी जगह पे कोई और मुख्यमंत्री बनता है, तो जब ये वापस आपके आएंगे मुख्यमंत्री के पद को लेने के लिए, अगर कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया तो पहले वाले जो मुख्यमंत्री और दूसरे वाले मुख्यमंत्री में विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे आप देखिएगा, इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपके नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा और उसके जगह पे जीतन मांझी को आपका मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसे ही नीतीश कुमार ने वापस क्लेम किया कि अब हमें वापस मुख्यमंत्री बनना है, तो जीतन मांझी और नीतीश कुमार में विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इतना गहरा हो गया कि जीतन मांझी अपना पार्टी छोड़ दिए। यही बात आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें आपका जो हेमंत सोरेन नैतिकता के आधार पे जब उनको आपके ईडी ने कुछ नोटिस भेजा और कुछ मामलों में उनको गिरफ्तार किया गया, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और उनके जगह पे दूसरे व्यक्ति को आपका मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जैसे वापस जीतन मांझी आपके रिहा होके आ रहे हैं और वापस क्लेम किए कि हमको मुख्यमंत्री का पद वापस दीजिए, तो चंपाई सोरेन और इनके बीच में विवाद हो गया। चंपाई सोरेन अपने पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे यही बात आपको देखने को कई जगहों पे मिल सकता है। जैसे अभी यही बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपके राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती और ऐसा कोई मामला दर्ज होता और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते और अशोक गहलोत के मामले के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता और वो हट जाते हैं और सचिन पायलट को आप उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो क्या वापस अशोक गहलोत आते हैं और मुख्यमंत्री के पद को क्लेम करते हैं? तो वो संभावनाएं थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता अशोक गहलोत और सचिन पायलट में? तो ऐसे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे पार्टी भी कमजोर होगा और जो लीडरशिप आपका प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा किसी स्टेट के अंदर, वो भी कमजोर आपका होगा। तो इससे ये भी संभावनाएं हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसी संस्थाओं का उपयोग कर सकता है अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। तो ये बातें हैं जो आप पक्ष विपक्ष दोनों देख सकते हैं। पक्ष में कुछ बातें हैं और विपक्ष में भी कुछ बातें आपकी हैं। जैसे अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया जा सकता है, लिटिगेशन का डिले हो सकता है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनालिटी जनरेट हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनालिटी, जैसे एक जगह पे मुख्यमंत्री हटे, दूसरे मुख्यमंत्री बने, फिर वापस जब वो मुख्यमंत्री बनने की क्लेम कर रहे हैं तो विवाद होने लग रहा है। और ये हमारी जो सैद्धांतिक बातें हैं, इनोसेंट, यू शुड बी ट्रीटेड इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, आपको तब तक मासूम माना जाएगा जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होता है, इनके भी विरोध में है। तो ये है आपका। अब देखिए इसमें क्या होता है, आने वाले समय में क्या आपके संभावनाएं होती हैं। समस्या ये भी है कि बीजेपी के पास अभी पूर्ण बहुमत नहीं है, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में। लोकसभा में भी इनके पास बहुमत नहीं है, राज्यसभा में भी इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जो कि चाहिए संविधान संशोधन विधेयक के लिए। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो बहुमत चाहिए वो 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये आपका होना चाहिए कि 2/3 सांसद जो मौजूद हैं मतों का प्रयोग कर रहे हैं और 15 और 50% उस सदन की जो स्थिति है बहुमत उससे ज्यादा होना चाहिए। और क्योंकि ये राज्यों के मामले में भी है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इसमें तीसरा कंडीशन भी लागू होगा। इसको 50% ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगे बाई 50% मेजॉरिटी, बाई सिंपल मेजॉरिटी। 50% ऑफ स्टेट्स
should ratify it by simple majority। तो ये भी संभावना बना रहेगा। अब चूंकि ना तो लोकसभा में इनके पास 2/3 बहुमत है लोकसभा का, जैसे लोकसभा का स्ट्रेंथ 543 ऑफ 2/3 अगर आप देखिएगा, अगर मान लीजिए सारे सांसद मौजूद हैं तो ये 362 के आसपास आता है। इतना इनके पास संख्या नहीं है, इनकी संख्या कुल मिला के लगभग 300 के आसपास है। और न्यूट्रल पार्टी को भी देख लिया जाए तो भी 362 तो नहीं पहुंच रहा है। और यही बात अगर आप राज्यसभा में देखिएगा तो 245/2/3 अगर आप देखिएगा तो ये लगभग 164 के आसपास आएगा। इतना भी बहुमत आपके लोग राज्यसभा में इनके पास नहीं है। तो ये एक चुनौती है कि कैसे पास होगा। हमारे गृह मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे अपोजिशन के भी सांसद इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई ऐसा आपका मंत्री है जो कि आपके किसी जघन्य अपराध में उसका नाम आता है और जेल के अंदर है तो उसको मंत्री नहीं बनना चाहिए, उसको अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो उनको ये उम्मीद है कि विपक्ष के भी सांसद, इंडिया ब्लॉक के भी सांसद उनका समर्थन करेंगे। कि आने वाले समय में ही आपका पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये आपका एक विधेयक है जो भारत की राजनीति को बहुत बड़े स्तर पर सुधार करने का प्रयास कर रहा है और संभावना है कि इससे हमारे देश में सुशासन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में संवैधानिक नैतिकता का मानदंड भी हम स्थापित कर पाएंगे। बस इन सारे प्रबंधों का दुरुपयोग ना हो, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स अ लॉट।